हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डान न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 164 क्लास के अंदर। एंड टुडे इज 18th मार्च 2026। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं या हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं और उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, जो हमारे डान न्यूज़पेपर का एनालिसिस रहने वाला फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए, और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे केपीके के हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं या पंजाब के हैं, तो वो भी इन न्यू डेवलपमेंट्स को या इन न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप नोट्स मेकिंग करेंगे। हमारा पर्पस एक ही है एस्पिरेंट्स के आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी और एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करना है, जो हमारे मेन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, मेन एग्जाम्स के लिए और भी बहुत सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अगर उसमें से देखा जाए तो राइटिंग स्किल, आप बात करते हैं कि शायद राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और नो डाउट राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन राइटिंग स्किल भी आपकी तब ही ठीक होगी जब आपकी एक कह लें कि अच्छी ओपिनियन देने की एबिलिटी होगी, आपके अंदर एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगी, आपके एनालिटिकल अप्रोच होगी, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आपके क्लियर होंगे, आपके पास नॉलेज होगी, देन ही आपकी राइटिंग स्किल यहाँ पर जो है वो ठीक होगी, जो आपके मेन एग्जाम्स की मेन रिक्वायरमेंट है। अब हम इधर जो है वो कैसे एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करेंगे या एनालिटिकल एबिलिटी कैसे इनहेंस करेंगे, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, हम एट द सेम टाइम पूरे डान न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो हमारे एग्जाम के रिलेटेड होते हैं, ठीक है, चाहे हमारा करंट अफेयर है, चाहे हमारा पीए का पेपर है, आईआर का पेपर है, ऐसे का पेपर है, तो हम वो पिक करते हैं और इधर डिस्कस करते हैं। आप ये समझ लें कि हम डेली बेसिस के ऊपर कभी 4 है, कभी 5 है, कभी 6 है, कभी 7 आर्टिकल्स को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, अब जब आप मेन एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं? यहां पर मेन एग्जाम के अंदर 4 करते हैं, बाकी अगर पीएमएस एग्जाम्स की बात करें तो 5 करते हैं। तो अब उधर मेन एग्जाम के अंदर आप मल्टीफेरियस चीजों को एट द सेम टाइम विद इन 3 आवर्स आप डिस्कस करते हैं, और हम इधर क्या करते हैं विद इन 1 आवर, जो 5 मिनट ऊपर भी हो जाता है, कभी नीचे भी हो जाते हैं, तो वही हम 5 to 6 या 7 टॉपिक्स इधर डिस्कस करते हैं। मल्टीफेरियस चीजें एट द सेम टाइम हम इधर डिस्कस करते हैं। इससे होगा क्या कि एक तो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग फास्ट होती है, दूसरा आपके क्या होता है, जो आपके आइडियाज नहीं आ रहे होते, जब आप मल्टीफेरियस चीजों को यहां पर डिस्कस करते हैं तो आपके आइडियाज जनरेट होते हैं, आप आइडियाज को पिक करते हैं जल्दी से। और जब आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग फास्ट होगी, जब आपके आइडियाज जल्दी पिक हो रहे होंगे, तो फिर आपकी राइटिंग स्पीड भी यहां पर जो है वो बढ़ती जाएगी। अदरवाइज जो इशू आ रहा है ना कि सर हमारी राइटिंग स्पीड नहीं बढ़ रही, भाई राइटिंग स्पीड बढ़ाने से पहले अपनी मेमोरी फास्ट करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग फास्ट करो। आपका जो राइटिंग स्किल है, जो आपका हाथ यहां पर जो लिख रहे हैं, वो किसके अकॉर्डिंग यहां पर काम करेगा, किसके अकॉर्डिंग चलेगा? अकॉर्डिंग टू योर मेमोरी, ब्रेन स्टॉर्मिंग। जितनी जल्दी आइडियाज पिक होते जाएंगे, आपकी ऑटोमेटिकली यहां पर क्या होगी, यहां पर स्पीड बढ़ती जाएगी। अब यहां पर कुछ एस्पिरेंट्स का मसला यह होता है कि सर एक आर्टिकल्स को डिस्कस किया करें, 2 आर्टिकल्स को डिस्कस किया करें। देखें, हम 1 या 2 आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके मेन एग्जाम के अंदर आप ही बताएं कि उधर कितने क्वेश्चन आपको करना पड़ते हैं? 4 क्वेश्चन करना पड़ते हैं। जब आप इधर एक अपनी हैबिट बना लेंगे, डेली बेसिस के ऊपर चीजें कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंड करने की भी कोशिश कर रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर आप सोचें कि आप काम कर रहे हैं और मल्टीफेरियस चीजें जब आप डिस्कस कर रहे हैं विद इन 1 आवर, ठीक है, तो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग फास्ट होगी कि नहीं होगी? देखें, हम जो है ना इधर अगर कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो पूरे डान न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने का मकसद ये है कि उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो हमें जरूरत है, जो हमें एज ए एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, रेमेडीज दे सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड कर सकते हैं, या स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप की है, तो वो जब हमारे पास नोट डाउन होंगी तो हम मेन एग्जाम के अंदर लिख लेंगे ना।
आप एक ओपिनियन आर्टिकल्स यहां पर डिस्कस करने से या दो करने से जो आपके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स छूट जाते हैं, जो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स छूट जाते हैं, जो चैलेंजेस हम डिस्कस कर रहे हैं या इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं या हम रेमेडीज या सजेशन डिस्कस कर रहे हैं, वो फिर आपके यहां पर छूट जाएंगे। अब देखें, आपके यहां पर देख रहे हैं कि एक वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं रीजनल लेवल के ऊपर, यूएसए, इजराइल और यहां पर ईरान वाला मसला चल रहा है। अब कह लें कि 28 फेब से जो है हम इसको कवर करते आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। छोटी छोटी भी कोई डेवलपमेंट्स हो रही है ना, तो उसको भी हम ऐड करते आ रहे हैं। अब फायदा किसका होगा? जो डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहा है, वो चीजों को प्रिपेयर कर रहा है। अगर आप कह लें कि फर्स्ट डे से ही अगर आप चीजों को ऐड करते जाएंगे तो बाद में आपको मैगजीन्स की तरफ, उसके बाद करंट अफेयर के नोट्स की तरफ भागना नहीं पड़ेगा, आर्टिकल्स की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। जब आप डेली बेसिस के ऊपर 1 घंटे में आप अपना काम कवर कर रहे हैं। और एक चीज और भी है कि अब जो आपका करंट अफेयर का जो पेपर है वो सिर्फ कह रहे हैं, या करंट अफेयर जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो सिर्फ करंट अफेयर के पेपर के तक नहीं रहा, वो आपका पाकिस्तान अफेयर में भी पूछा जा रहा है रिलेट करके, आईआर में भी, ऐसे के पेपर में भी, यहां तक के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में भी, इस्लामिक स्टडी के पेपर के अंदर भी, जेंडर स्टडी के अंदर भी वो चीजों को कंटेम्परेरी सिनेरियो के साथ रिलेट करके दे रहा है। तो कॉम्प्रोमाइज मत करें चीजों के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर आप अपनी नोट्स मेकिंग लाजमी करते जाएं और उसके साथ आप डेट लाजमी डालते जाएं ताकि आपको पता हो कि ये न्यू डेवलपमेंट इस डेट को हुई है। ठीक है, तो अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स है कि सर हम यहां पर चीजों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे, चीजों को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे। ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, यू आर राइट, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो टोटली डिफरेंट, चलो टोटली नहीं है तो वो सिविल सर्विस एग्जाम से तो काफी जो है डिफरेंट है। यहां पर हमें चीजें पढ़ना पड़ती हैं, काम करना पड़ता है, स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे, तो मैंने अभी पीछे बताया कि जब आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, चीजों को ऐड कर रहे हैं, अब आपका एक टॉपिक है, आप टॉपिक के अंदर क्या चीजें ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स भी ऐड करेंगे, स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट आती हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप की होती है वो भी ऐड करते हैं आप, उसके बाद कोई रूट कॉजेज हैं, कोई चैलेंजेस हैं, कोई इश्यूज हैं, वो भी आप ऐड करते हैं। उसके बाद सबसे जो बड़ी चीज़ यहाँ हमें देखने को मिलती है रेमेडीज, सजेशंस, रिकमेंडेशंस, पॉलिसी मेजर्स, वो भी आप ऐड करते हैं। जब आप चीज़ें एक टॉपिक के नीचे ऐड करते जाएंगे तो आपका एक पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा बिफोर एग्जाम्स। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी का या वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट लगी हुई यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में वॉर है, तो आप एक टॉपिक अगर यहां पर प्रिपेयर कर रहे हैं और डेली डेवलपमेंट्स लिखते जा रहे हैं तो आपका एक पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। अब ये टॉपिक चाहे आपका करंट अफेयर में आ जाए, चाहे आपका पाकिस्तान अफेयर में आ जाए, चाहे आईआर में आ जाए, चाहे पॉलिटिकल साइंस में आ जाए, तो आप इजीली जो है वहां पर लिख सकते हैं। तो आई होप आपने चीजें अंडरस्टैंड की होंगी। देखिए, ये बताने का हमारा मकसद ये होता है कि जो न्यू एस्पिरेंट्स हमारे साथ एंगेज हो रहे हैं उनको चीजों का पता होना चाहिए, कंफ्यूज मत हो। हमारा पर्पस एक है कि 5 to 6 या 7 आर्टिकल डिस्कस करने का, आपको मेन एग्जाम्स के अंदर जो एक आपकी हैबिट बन जाएगी, इससे आप चीजों को जल्दी से पिक कर पाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी फास्ट हो जाएगी और आपके नोट्स भी यहां पर प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके अलावा बी ऑनेस्ट और बी पॉजिटिव होकर लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी किया करें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले हम डेली बेसिस के ऊपर एक स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं जो हमारे ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे हमारा सीएसएस का हो चाहे हमारा पीएमएस का हो। आज जो हमारे पास स्टेटमेंट रहने वाली है बेसिकली फ्रेडरिक नीत्शे, जर्मन फिलोसोफर है, आपको भी पता है। तो वो क्या कहता है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि समटाइम्स पीपल डोंट वांट टू हियर द ट्रूथ। समटाइम क्या, यहां पर तो एवरी टाइम लोग सच सुनना ही नहीं चाहते, बिकॉज दे डोंट वांट देयर इल्यूजन्स डिस्ट्रॉयड। वो नहीं चाहते, जो उनके अंदर जो मैं भरी पड़ी हुई है ना, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, वो खत्म हो जाएगी, वो तबाह हो जाएगी। यहां पर होता क्या कि लोग जो है ना यहां पर सच सुनना पसंद ही नहीं करते, बस आप उनको झूठी तसल्लियां देते रहो, वो आपके साथ हैप्पी रहेंगे, आपके साथ लॉयल भी रहेंगे और आपको कहेंगे कि ये इससे बड़ा लॉयल बंदा नहीं है कोई। जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके सामने बातें करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे चीजें, भाई ये है, समझ में आ रही तो कर लें, अदरवाइज आपकी मर्जी, एज योर चॉइस।
फिर वो आपको अपना क्या मानेंगे, दुश्मन मानेंगे। एक चीज तो ये। दूसरा ये है कि आजकल लोगों के अंदर ना एक मैं वाला एलिमेंट, ईगो हर्ट होती है। जब आप किसी को बोलते हैं ना कि यार ये चीजें कुछ चेंज कर लो, आपके अंदर कुछ कमियां हैं, तो फिर क्या होता है, यहां पर ईगो हर्ट होती है। तो ईगो हर्ट होती है तो फिर क्या होता है, वो डिस्ट्रक्शन की तरफ तो जाएगा ही जाएगा, उसको इसका लॉस का सामना करना पड़ेगा। एक और स्टेटमेंट है यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि राइटियसनेस कैन नॉट बी बॉर्न अंटिल सेल्फ राइटियसनेस इज डेड। जितनी देर तक अंदर वाली मैं नहीं मरेगी ना, ईगो नहीं मरेगी, तो आप हकीकी मीनिंग को नहीं जान सकते। वही बात है ना कि लोग सच सुनना नहीं चाहते। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जब कोई चीज बता दी जाए ना कि ये इस तरह चेंजिंग कर लें, ये आपके लिए ठीक रहेगा, फिर क्या होता है, खुद जाकर स्कॉलर बन जाते हैं। फिर बोलता है नहीं ये तो सर ऐसे है ही नहीं, ये तो सर ने ऐसे इस तरह पढ़ा दिया। लेकिन ये नहीं पता कि सर ने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बात की होगी, इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उसको टोटली क्या देंगे, एक निगेटिव वे देंगे। अब ये जो है ना एस्पिरेंट्स अगर देखें, बहुत सारी चीजें यहां पर जो है वो ठीक हो सकती हैं जब आप अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियां यहां पर मानने लग जाएं और हकीकी मीनिंग जानने की कोशिश करें। ठीक है, तब जो है आप अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप अपने अंदर कमियां ढूंढें। जितनी देर तक आप अपने अंदर स्टडी के रिलेटेड कमियां नहीं ढूंढेंगे, आपके अंदर इंप्रूवमेंट कैसे आएगी, आप बताएं। इधर सर लेक्चर दे रहे हैं पूरा पूरा, ठीक है, चीजें यहां पर कर रहे हैं, और एस्पिरेंट्स की तरफ से पता है क्या आता है, सर थोड़ी चीजें डिस्कस कर लें, अच्छे से कर लें। क्या कहा जाता है, थोड़ी सी चीजें। भाई आप सोचे सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो यार, आपको एडवांस लेवल की चीज आप बेसिक थोड़ी ना पढ़ाई जाएगी जो आप पढ़ के आए हो। पाकिस्तान स्टडी आप कब से पढ़ रहे हो यहां पर, फिर भी सिविल सर्विस एग्जाम्स के अंदर बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ रहा है। चेक करें लेवल, मास्टर्स किया हुआ आपने। भाई यहां पर आपके जो एस्पिरेंट्स है उनके आईक्यू लेवल का मसला है। आपके आईक्यू लेवल के बारे में एक बार जाकर डेफिनेशन पढ़ के देखें, उसके बारे में रिसर्च करके देखें, और यह भी देखें कि आईक्यू लेवल किस तरह जो है वो लो होता है, उसकी क्या यहां पर आपको अलामात है वो भी नजर आएंगी। यह भी है चीज कि अगर आपको फर्स्ट टाइम चीजें समझ में नहीं आ रही, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे, तो आपको अगर 4 टाइम जाकर आफ्टर 5th टाइम अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जो है आईक्यू लेवल का मसला है, आप चीजें जल्दी पिक नहीं कर पा रहे, या तो आप चीजों को मिक्स कर रहे हैं। और चीजें मिक्स उस वक्त ही होती है जब आप चीजों को नोट डाउन नहीं करते। तो चीजों को जब आप नोट डाउन करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, तो आपकी जो मेमोरी है ना, जब आप बॉक्सेस बनाएंगे अपने मेमोरी के, अलग अलग बॉक्सेस बनाएंगे ना, देन ही चीज होगी। और जब एक ही आप कह लें कि पूरा हाल ही बना देंगे अपने ब्रेन का, तो फिर नहीं चलेगा, फिर चीजें यहां पर मिक्स ही होंगी। ब्रेन का बॉक्सेस बनाएं अलग अलग चीजों को। तो ये बताने का मकसद यही है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितनी देर तक आप अपने अंदर स्टडी के रिलेटेड कमियां नहीं ढूंढेंगे, आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती। बी पॉजिटिव होकर सोचें और बी ऑनेस्ट होकर सोचें कि सर ने क्या कहा। लोग क्या है ना कि इधर एस्पिरेंट सच नहीं सुनना चाहते। ठीक है, ये मसला है, हमारा सबका ही मसला है कि लोग सच सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कोई बोल रहा है ना कुछ चीजें ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, तो वो नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि आपकी ईगो हर्ट होती है। क्या होती है, आपकी ईगो हर्ट होती है। आपने जो अपने प्लान्स बनाकर रखे ना, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, वही राइटियसनेस कैन नॉट बी बॉर्न अंटिल सेल्फ राइटियसनेस इज डेड। जितनी देर तक आपकी मैं नहीं मरेगी, आप हकीकी मीनिंग को नहीं जान सकते, अपनी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी जिसको हमने यहां पर डिकोड किया। तो कभी कभी आपको ना एस्पिरेंट्स को झिंझोड़ना पड़ता है, तो यही चीज है ना कि आप जो है ना, वो ही आपके अंदर ईगो हर्ट होती है। आपको कोई बोल रहा है मैंने तो मास्टर किया हुआ, तो ये मुझे सर ने ऐसे बोल दिया है, ये हो गया। भाई समझे चीजों को, वो 25-30 साल उसका एक्सपीरियंस है। वो बुक वाली एग्जाम्पल आप सुनते होंगे कभी, वो 40 साल में 50 साल में बुक बैठकर लिखता है और हम 2.5 घंटे गाइड सिर्फ कल के 2 to 3 आवर्स में उसको रीड कर लेते हैं, 2-2.5 घंटों के अंदर रीड करके छोड़ देते हैं।
जो 25-30 साल आपको एक स्टेटमेंट बोल रहा है तो उस स्टेटमेंट को समझे कि उसके पीछे कितनी बड़ी जो है रिसर्च है, ये भी चीज़ है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चीज़ें जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। चलते हैं, ओपिनियन आर्टिकल्स भी हैं आज हमारे पास और न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं। इनको 1 बाय 1 जो है डिकोड करते हैं, इनकी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ओपिनियन आर्टिकल रहने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मुद्दा एक ही रहेगा, हमारे पास मुद्दा एक ही रहेगा यहाँ पर, यूएसए, इजराइल और ईरान वाला। लेकिन इसके अंदर कोई न्यू चीज़ें यहाँ पर ऐड हुई हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। डेली बेसिस के ऊपर चीज़ें ऐड हो भी रही हैं और पीछे वाली चीज़ों को हम रिलेट करके डिस्कस भी कर रहे हैं। तो चूरन बिल्कुल नहीं बेचा जा रहा कि भाई न्यू चीज़ें हैं, मुद्दा वही है, चीज़ें वही है, लेकिन उसके अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें डेवलप हो रही है, उनके साथ जो कनेक्टिविटी हो रही है, उनको हम यहां पर एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले ओपिनियन आर्टिकल क्या है? पाकिस्तान डायलमा डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। हम प्रीवियस लेक्चर्स में क्या डिस्कस करते आ रहे हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं, हम यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान का पॉलिसी में ये है कि बैलेंसिंग अप्रोच के साथ चलना चाहिए। लेकिन अब जो है यहां पर क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है। यहां पर क्या आ चुकी है? क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है पाकिस्तान के लिए कि जो बैलेंसिंग एक्ट वाला जो हमारी अप्रोच थी, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा है मेन कि रीजनल ग्लोबल सिक्योरिटी एंड पीस होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब जो है बैलेंसिंग एक्ट की जो हम इतने दिन बात कर रहे थे ना कि ये ऑप्शन है पाकिस्तान के पास पॉलिसी मेजर और ये चलना पड़ेगा, तो अब एक क्रिटिकल सिचुएशन है। यहां पर जो है फिर सोच समझ कर जो है यहां पर कदम रखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कदम फूंक फूंक कर रखना। ठीक है, तो ये चीज है यहां पर। तो इसके अंदर काफी चीजें हैं जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड हमारे पास है ग्रेव न्यू वर्ल्ड कमेंट्री ऑन द ईरान क्राइसिस डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। यहां पर न्यूयॉर्क टाइम के अंदर 4 पीसेस ऑफ राइटिंग जो है पब्लिश हुए, उनका एनालिसिस करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ईरान के ऊपर जो अभी वॉर चल रही है उसको लेकर जो एनालिसिस किया गया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप पॉइंट्स यहाँ पर अपने ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, रीजनल चेंजिंग डायनामिक्स क्या है, रीजनल चैलेंजेस क्या है। तो अब ये हर जगह पे ये चीज़ें आप अपनी ऐड करते जाए। ठीक है, ये हर जगह पे फिट कर सकते हैं आप, लेकिन यह है कि आप स्टेटमेंट को मोल्ड करके किस तरह लिखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां पर ग्रे वर्ल्ड है, कमेंट्री ऑन द, अगर देखा जाए ईरान का क्राइसिस, मुद्दा एक ही है, मुद्दा एक ही, लेकिन अब इसका एनालिसिस जो है वो हमें डिफरेंट वे से मिलेगा। यहां पर थर्ड नंबर पर है हमारे पास एजुकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहां पर रिलेट करके जो है वो बताया गया है। बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन को लेकर जो हम बार बार बात करते हैं ना, जॉब रिप्लेसमेंट हो रही है, यहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं, तो इसके अंदर ठीक कैसे किया जा सकता है वो भी है। ठीक है, तो एजुकेशन है ना इन AI इरा, रीडिफाइनिंग एजुकेशन फॉर द एज ऑफ AI। तो एजुकेशन को दोबारा यहां पर रीडिफाइन करना पड़ेगा, यह इंपॉर्टेंट चीज है। नो डाउट आप बात करते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे भी बहुत है, कस्टमाइज्ड है, आप अपनी मर्जी से कोर्सेज कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको मटेरियल यहां पर अवेलेबल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे इंसान भी या स्टूडेंट भी मशीनों के साथ वो पढ़ पढ़ के खुद ही मशीन बन चुका है, थ्योरेटिकल पढ़ पढ़ के, लेकिन प्रैक्टिकल जो चीज चाहिए वो नजर नहीं आती। ये चीज डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास केस स्टडी एक है, एज एग्जांपल आप ले सकते हैं। आफ्टर यूएसए अगर बात की जाए, अर्जेंटीना विथड्रॉज फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अ स्टांस ऑन सॉवरेनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो है अर्जेंटीना ने विथड्रॉ किया। और अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना यूएसए के काफी क्लोज भी नजर आता है। तो यूएसए अगर देखा जाए तो ऑलरेडी 60+ जो है वो कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन से विथड्रॉ जो हमें देखने को मिला उनका, जो 33 अगर देखा जाए तो वो जस्ट कह लें कि यूएनओ के साथ रिलेट करती है, तो विथड्रॉ किया। तो अब देखें यहाँ पर अर्जेंटीना में भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विथड्रॉ किया, और इसके अंदर जो उन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं, जो उन्होंने बात की ना, पॉलिटिकल इंटरेस्ट नजर आता है, वो भी चीज डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमारे पास वोकैब रहेगी, और वोकैब हम लाजमी डिस्कस करते हैं। हमारा पर्पज एक ही है कि वोकैब बेसिकली डेवलप करना है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के अलावा हमने वोकैब बैंक बनाना, जिस तरह बैंक बैलेंस बनाते हैं ना, इस तरह वोकैब बैंक बनाए, जो आपके राइटिंग स्किल के अंदर बहुत सारी कह लें कि चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका रेपिटेशन का मसला है वो ठीक हो जाएगा, स्टेटमेंट मोल्ड करके लिख सकते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को ठीक कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को अच्छे तरीके कन्वे कर सकते हैं।
डिस्कोर्स अपना ठीक कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वोकैब जब आपके पास होगी इतनी ज़्यादा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक के रिलेटेड वर्ड्स को, टर्म्स को और जॉर्गन्स को आप यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब चलते हैं हमारी फर्स्ट ओपिनियन की तरफ। हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं कि जो अभी पाकिस्तान डायलेमा जो हम बात कर रहे थे डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट की, तो अभी एक क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है दोनों साइड में। अभी आपको पता है कि यह भी कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया कि अली लारजानी जो सुप्रीम सिक्योरिटी लीडर नजर आते हैं, उनको भी असैसिनेट या उनको भी एयर स्ट्राइक किया गया। यहाँ पर देखें डेली बेसिस के ऊपर जो है वो कह लें कि सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, तो अब एक कह लें कि पाकिस्तान के लिए भी एक क्रिटिकल सिचुएशन आती जा रही है। देखें सबसे पहले पॉइंट्स क्या रहेगा यहाँ पर, गल्फ स्टेट्स डायलेमा। सेकंड क्या है, इकोनॉमिक डिवास्टेशन और रीजन ब्लीडिंग रेवेन्यू। और उसके बाद थर्ड क्या है यहाँ पर, प्रेशर टू एस्केलेट। एंड फोर्थ नंबर पर क्या है, ग्राउंड वॉर रिस्क। ग्राउंड वॉर रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मार्क रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनकी क्या स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर पर है पाकिस्तान प्रिकेरियस पोजीशन। ये चीज देखें, पाकिस्तान को आप कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। पॉलिसी मेजर्स क्या होने चाहिए, बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि स्ट्रेटेजिक आउटलाइन ऑफ द एस्केलेटिंग रीजनल क्राइसिस का अगर देखा जाए, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या रहने वाला है, गल्फ स्टेट्स डायलेमा। कैसे भी इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। 28 फेब जो जब यहां पर ईरान के ऊपर अटैक किया गया यूएस और इजराइल की तरफ से, तो फिर हमें यहां पर असैसिनेशन ऑफ अयातुल्ला खमेनी भी देखने को मिले। फिर क्या हुआ कि ईरान की तरफ से रिटेल, नो डाउट के एक तरफ जो है वो कह लें कि निगोशिएशंस चल रहे हैं, टॉक्स चल रही हैं, जिनेवा टॉक्स की बात की जा रही है, और हमने भी डेली बेसिस के ऊपर बात की यहां पर आर्टिकल्स के अंदर कि आज ये बात हुई, आज ये बात हुई, तो फिर हमें साथ साथ यहां पर वॉर भी देखने को मिल पड़ी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ईरान ने क्या किया, रिटेलिएट किया। रिटेलिएट किधर किया भाई, गल्फ स्टेट्स की जो यूएसए मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया। अब ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई जो है ना हमें यह देखने को मिल रहा है कि यूएसए यहां पर गल्फ स्टेट्स की जो मिलिट्री बेसिस है वहां से अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया, यहां पर पूरा जो अगर देखा जाए तो गल्फ स्टेट्स के यूएसए मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक्स कर दिए, जिसकी वजह से यहां पर गल्फ स्टेट्स के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो गया। अब प्रेशर देखें, ऑयल अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन देखने को मिल रही है वो गल्फ स्टेट्स के अंदर देखने को मिल रही है। जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ी, आपकी क्लोज कर दी गई है, वहां पर कुछ कंट्रीज को इजाजत है कि वो लेकर जा सकते हैं यहां पर, लेकर वो एक अलग चीज है। आप समझे कि एक ईरान की तरफ से जब प्रेशर बिल्ड किया गया, अब लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी क्या कहती है आपको पता है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। यहां पर लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी कहते हैं कि न्यूट्रल स्टेट्स उतनी देर तक न्यूट्रल रहती है जब तक कोई वो मिलिट्री सपोर्ट ना करें किसी की, या अपनी टेरिटरी को यूज करने ना दें। लेकिन हुआ क्या कि वहां पर तो लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी अगर देखा जाए तो वो टोटली देखने को मिले कि वो तो यूएसए मिलिट्री बेसिस बनी पड़ी है, तो न्यूट्रल स्टेट्स कहां से रही। फिर क्या क्या, ईरान ने अटैक कर दिया। तो अब यहां पर चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अब वॉर को आज देखें तो कितने दिन हो चुके हैं, 19 डेज हो चुके हैं। कितने, 19 डेज हो चुके हैं। एंड होने वाला है यहां पर आपके थर्ड वीक आपका एंड होने वाला है, और 19 डेज हो चुके हैं। दोनों तरफ से बहुत सारा डैमेजेस भी देखने को मिला, असैसिनेशंस भी देखने को मिली, ठीक है, बहुत सारा लॉस भी हुआ। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट जो पड़ा है वो यहां पर देख ले कि ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। अब यूरोपियन कंट्रीज के अंदर 50% एकदम से गैस की प्राइसेस बढ़ चुकी, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो बात की जा रही है, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है यहां पर जो है कह लें कि 30 to 39 जो किलोमीटर इसकी विड्थ हमें देखने को मिलती है, चौड़ाई। तो अब ये क्या है, यहां पर बंद हो चुकी। अगर देखा जाए तो अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज 20 मिलियन, कितना, 20 मिलियन की बात की जा रही है बैरल पर डे जो है इसकी सप्लाई होती है पर डे। और वैसे अगर बात की जाए ग्लोबल ऑयल सप्लाई की तो कितना रहेगा यहां पर 20 to 30 जो हमें यहां पर परसेंट देखने को मिलते हैं। एनुअल बात की जाए ना जो सप्लाई होती है यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, तो यहां पर 500 कितना, 500 बिलियन डॉलर जो है देखने को मिलता है। 500 बिलियन डॉलर, आप अंदाजा लगाएं कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहां पर क्लोज कर दी गई। अब कहीं ना कहीं पे ये भी कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल
एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ईरान ने प्रेशर बिल्ड करने के लिए इशारा किया ताकि जो गल्फ स्टेट्स हैं जो हम बात कर रहे थे वो बोपी के मेंबर है और देखा जाता है वो क्लोज है यूएसए के, जैसे यूएई है, कतर है, सऊदी अरेबिया है। तो ये क्या है कि ये कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एक्सपर्ट कि भाई ये जो है वो क्या है यूएसए के क्लोज हैं, यूएसए के करीब है। तो ये बात करेंगे कि यहां पर मामले को सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा। अब एक और चीज भी यहां पर बताई जा रही है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एक्सपर्ट। अब आपको पता है यमन के अंदर जो है किन की वॉर लगी हुई थी, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, जो यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान में देखने को मिली, पहले की बात कर रहा हूं जब हौदीस के दरमियान 2014-15 के अंदर जब यमन के अंदर वॉर हमें देखने को मिलती है, जब प्रॉक्सी वॉर लड़ी जाती है, तो किन के दरमियान में लड़ी जाती है, यहां पर सऊदी अरेबिया और यमन के दरमियान में। तो उस वक्त भी हमें यहां पर सेक्टेरियनिज्म बढ़ते हुए नजर आया। अभी हमने रिसेंटली एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि सेक्टेरियनिज्म जो है मसला नहीं आ रहा यहां पर, क्योंकि अगर देखा जाए पैलेस्टीनियन टोटली अगर यहां पर सुन्नी सेट देखने को मिल रहा है, लेकिन ईरान उसकी खातर लड़ रहा है, यहां पर फाइट कर रहा है उसकी, ये चीज भी देखने को मिली। तो कहीं हट कर जो है ना मामलात हैं, जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स की बात भी की थी हमने ऑब्जेक्टिव्स कि ये भी हो सकता है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि गल्फ स्टेट्स जो है वो क्लोज है, तो इन्होंने क्या किया कि भाई इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए ताकि मामला सॉर्ट आउट किया जाए। अब 2015 की बात कर रहे थे कि जहां पर इनको प्रॉक्सी या यूएस, सऊदी अरेबिया और ईरान एक दूसरे के सामने थे। अब कहीं ना कहीं पे ये भी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, किसके ऊपर, बेसिकली यहां पर ट्रंप की तरफ से। जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया गया ना, तो यहां पर अभी केयर स्टारमर ने और फ्रेडरिक मिर्ज ने क्या कहा कि ये नाटो का मिशन नहीं है। क्या है, ये नाटो का मिशन नहीं है। तो अब ये चीजें भी यहां पर आ रही है, डेली बेसिस के ऊपर जो चीजें आती जाएंगी वो डिस्कस करते जाएंगे। अकॉर्डिंग टू ट्रंप साहब क्या करेंगे, भाई जो है आप यूरोपियन कंट्रीज को भी आना चाहिए, फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की भी बात की, यहां पर स्पोर्ट आनी चाहिए, किसकी आनी चाहिए, फ्रांस भी बोला, रशिया, जापान, साउथ कोरिया को बोला भी आप भी आओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है यहां पर, यह भी चीज है। केयर स्टारमर और फ्रेडरिक मिर्ज क्या करते हैं कि भाई नाटो का मिशन नहीं है लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं, यह भी चीज है। तो रिसेंट प्रीवियस लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अब क्या हो रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो है वो कहा जा रहा है कि गल्फ स्टेट्स के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि आप भी रिटेलिएट करें। क्या करें, आप भी रिटेलिएट करें, क्योंकि आप जो है खतरा। अब देखें ऑयल्स अगर देखा जाए तो 1/5 अगर देखा जाए तो वो हमें कंट्रोल देखने को मिल रहा है अगर, ठीक है, कितना यहां पर 1/5 ग्लोबल सप्लाई की अगर बात की जाए। तो अब वही आपका जब यहां पर ब्लॉक हो जाएगा या बंद हो जाएगा, जिस तरह यहां पर कतर ने एलपीजी गैस यहां पर प्रोड्यूस करना बंद कर दी, अब उसकी वजह से देखिए कितना लॉस हो रहा है, ये भी चीज है। तो अब ये क्या हो रहा है, एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। अब बात करते हैं ग्राउंड वॉर रिस्क की। तो यहां पर 2500 यूएसए मैरिन्स डिप्लॉयड, कितने 2500 मैरिन डिप्लॉय कर दिए गए, ये भी कहा जा रहा है कि स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन इनसाइड ईरान डिस्कस्ड 50,000 अमेरिकन ट्रूप्स एंड रीजन, कितने 50,000 तो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है 50,000। अब मार्क रूबियो की यहां पर स्टेटमेंट है, उसको देख लेते हैं। मार्क रूबियो ने यहां पर क्लियर किया है, यह कहा जा रहा है कि भाई ईरान के अंदर फिजिकल जो है जाना पड़ेगा, जो यूरेनियम इनरिचमेंट हो रही है उसको फिजिकल जो है यहां पर जो है कैप्चर करना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा। यहां पर जितने भी लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं, लोकल जितने भी लोग हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, वो यहां पर क्या करे, फिजिकल आकर जो है वो कह ले कि गवर्नमेंट के अंदर आ जाए या इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर लें, ये भी है। लेकिन मार्क रूबियो यही कह रहा है कि यहां पर कहा जा रहा है कि फिजिकल जाना पड़ेगा। अब वॉर जो है ना एक और तरफ जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे अफगानिस्तान वाला मामला देखने को नहीं मिलता आफ्टर 2000 कि किस तरह यहां पर नेटो फोर्सेस भी आ गई, नेटो और उसके बाद यूएसए भी आ गया और यहां पर पूरा फिजिकल जो है यहां पर एंट्रेंस देखने को मिली, रजीम चेंज वगैरह सारी चीजें देखने को मिली। अब ईरान के अंदर भी यही कहा जा रहा है कि बेसिकली जो है वो कह ले कि मार्क रूबियो की तरफ से, अकॉर्डिंग टू मार्क रूबियो, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया एक्सपर्ट्स जितने भी हैं, हम इधर डिस्क्लेमर ये मैं दे रहा हूं कि जितने भी हम डिस्कशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं, जो हम एक यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं और ये हमारा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर मार्क रूबियो साहब कहते हैं कि भाई जो है ना वो तो हम जो है ना हमें जो है ना वो ईरान के अंदर घुसना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, भाई फिजिकली जाना पड़ेगा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो अब ये जो वार का एक अलग से रुख हमें देखने को मिल रहा है।
अब इससे हो क्या रहा है, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, एक प्रिकेरियस पोजीशन है, एक क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है, जहां पर हम बात कर रहे थे ना कि डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट की बात करते हैं कि पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, एक तरफ यूएसए है, चाइना है, गल्फ स्टेट्स है, ईरान है, लेकर चल रहा है। लेकिन अब जो है यहां पर क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो 909 किलोमीटर जो है हमें बाउंड्री देखने को मिल रही है, वहां पर ओपिनियन के अंदर इसके 900 किलोमीटर लिखा गया है, लेकिन आप 909 किलोमीटर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ईरान के साथ बाउंड्री देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे देखो रीजन क्या है कि पाकिस्तान और जो है यहां पर कह ले कि सऊदी अरेबिया के दरमियान में ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट हुआ पड़ा। अब सबके सामने एक ही चीज नजर आ रही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में क्या है भाई, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट हुआ पड़ा है। अब स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट हुआ पड़ा है, तो अब जो है यहां पर पाकिस्तान के लिए एक क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है। देखते हैं पाकिस्तान क्या स्टेप्स लेता है। लेकिन यह है अभी जो ना बड़ा प्रिकेरियस पोजीशन है कि एक तरफ तो 900 किलोमीटर हमें यहाँ पर बॉर्डर भी देखने को मिल रहा है ईरान का, और दूसरी तरफ जो सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट भी है। तो अब यह है कि पाकिस्तान जो है क्रिटिकल सिचुएशन के ऊपर है कि देखते हैं कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन पाकिस्तान की फर्स्ट स्ट्रैटेजी यही है कि एक तो रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस होना चाहिए, डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस होने चाहिए, डिप्लोमेटिक टॉक्स होनी चाहिए और डी एस्केलेशन होनी चाहिए, रीजन के अंदर पीस होना चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए। यह चीज़ तो पहले भी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि पाकिस्तान यहाँ पर जो यूएन का 2 रेजोल्यूशन पेश की गई थी, ठीक है, एक गल्फ स्टेट्स की तरफ जो 135 कंट्रीज ने कंडेम किया था कि ईरान ने अटैक किया, तो पाकिस्तान ने उसको भी ज्वाइन किया। लेकिन रशिया की तरफ से जो ईरान के मैटर में यहाँ पर रेजोल्यूशन दी गई, तो पाकिस्तान ने उसको भी सपोर्ट किया। तो दोनों तरफ से ने जो है यहाँ पर तो बैलेंसिंग एक्ट को जो है बड़ी देर से यहाँ पर डिस्कस करते रहे। लेकिन अब बैलेंसिंग एक्ट जो है क्रिटिकल पोजीशन के ऊपर आप देखते हैं कि यहाँ पर पॉलिसी मेजर्स क्या है। लेकिन हमने जो यहाँ पर 3 चीज़ें डिस्कस किया है वो इंपॉर्टेंट है, और वो फर्स्ट प्रायोरिटी है पाकिस्तान की कि यहाँ पर पहले तो पीस होना चाहिए, रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस, डी एस्केलेशन होना चाहिए और डिप्लोमेटिक टॉक्स होने चाहिए। सेकंड हमारे पास है ग्रेव न्यू वर्ल्ड। यहां पर 4 जो हम बात कर रहे थे ना पीसेस ऑफ राइटिंग्स जो न्यूयॉर्क टाइम के अंदर यहां पर पब्लिश हुए, उनको डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 जो है यहां पर डिस्कस करते जाएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, लिडिया पोल ग्रीन क्या कहते हैं, अनफेटेड पावर। अनफेटेड पावर बिना रोक टोक के पावर, मीन्स यूएसए के पास इतनी पावर है, इतनी ताकत है, ये बात की जा रही है। वो कहते हैं कि यहां पर सबसे बड़ी जो चीज है अनफेटेड बाय एनी रूल्स। देखे तो बिना रोक टोक के, बिना रूल्स के, बिना लॉ, जितने भी लॉज हैं या रूल्स के, बिना रोक टोक के इतना पावरफुल है। कोई भी उसके कह ले के यहाँ पर कह ले के अनट्रबल्ड बाय एनी कॉन्सिक्वेंसेस, किसी भी नताज से जो है ना वो कह ले के आजाद, अब ये कह सकते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये बात की जा रही है बेसिकली लिडिया पोल ग्रीन की तरफ से। लेकिन यहां पर जो ना एक इंपॉर्टेंट चीज भी उन्होंने कही है, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि यूएसए बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके पास बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो अब आपके सामने है लॉज को, ये रूल्स को जितना फॉलो किया जा रहा, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन एक तरफ है, ऐसे लग रहा है जैसे ना होने के बराबर ही लग रहे हैं, ठीक है, इतना मैटर बढ़ चुका है यहाँ पर। देखे ये लिडिया पोल ग्रीन कहता है कि यूएसए ने आज तक जितने भी अटैक्स किए हैं ना वो सारे वीक स्टेट थे जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला। फर्स्ट एग्जांपल वो देते हैं यहां पर कि फर्स्ट अगर देखा जाए तो वियतनाम देखने को मिला, कोल्ड वार का एरा, कोरियन देखने को मिले, अफगानिस्तान आप देख लें, उसके बाद यहां पर इराक वाला मामला 2003 के अंदर आपके सामने ही है। तो लिडिया पोल ग्रीन कहते हैं कि आज तक जो है यूएसए ने जितने भी यहाँ पर कह लें कि अटैक किए वो सारे वीक स्टेट थी, यहाँ पर उनके इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था जहां पर किया। तो अब ईरान भी उनमें से वन था। आपको पता है कि यहाँ पर निगोशिएशन या टॉक्स होने से पहले जो हमें दिसंबर से जो मामला बिगड़ते हुए देखने को मिला, इंटरनली प्रोटेस्ट वगैरह ईरान के अंदर देखने को मिले, भी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन को लेकर इस तरह के प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। तो फिर उन प्रोटेस्ट को यहाँ पर हवा दी गई, ठीक है, ये चीज भी है, तो मामला यहां पर बढ़ गया। तो अब यह कहा जा रहा है जो बेसिकली कह रहे हैं कि यहां पर लिडिया पोल ग्रीन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एक तरफ तो यहां पर जो है टॉक्स चल रही हैं, जिनेवा के अंदर क्या चल रही है, टॉक्स चल रही हैं,
आपके निगोशिएशंस हो रहे हैं भाई, इनके साथ भी मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो है वो कह ले कि यूएसए और इजराइल मिलकर जो है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर अयातुल्लाह खमेनी को असैसिनेट भी किया जाता है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अयातुल्लाह खमेनी भी ये अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एक्सपर्ट भी ये कहते हैं कि भाई वो बिल्कुल मिसाइल सिस्टम के अगेंस्ट है। ये भी चीज़ें देखने को मिल रहे थे। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर लिडिया पॉल ग्रीन कहते हैं कि आज तक यूएसए ने जितने भी अटैक्स किए हैं, या क्या हालांकि रशिया भी तो है ना, चाइना भी तो है ना, डायरेक्ट अटैक नहीं, लेकिन अब वो कह रहा है कि यहाँ पर क्या है कि भाई जितने भी जो कह लें कि इकोनॉमिक क्राइसिस वाले स्टेट है वहाँ पर अटैक किए। ये चीज़ पहला तो ये हमारे पास देखने को मिला कि ये चीज़ है। अगर देखा जाए तो अब गल्फ स्टेट्स के अंदर हाफ सप्लाई ऑयल की अगर देखा जाए तो गल्फ स्टेट्स है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 1/5 एलपीजी गैस अगर देखा जाए तो वो भी हमें देखने को मिल रही है, वो भी यहाँ पर। तो कतर ऑलरेडी अटैक किया जिसकी वजह से कतर यहाँ पर प्रोडक्शन बंद कर दी। तो पाकिस्तान का भी उसके साथ था, लेकिन पाकिस्तान का ये था कि उसके साथ ऑलरेडी जो है यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था और उसके रिलेटेड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास काफ़ी रिजर्व भी हैं उसके ऑलरेडी एलपीजी वगैरह गैस के, ठीक है। तो ये भी है। तो उस देखा जाए फिर कतर ने फिर एक फोर्स मेजोर जो है यहाँ पर यूज़ कर मीन्स इंट्रोड्यूस करवाई, जिसका मतलब ये था कि आगे जो है हम एग्रीमेंट्स को अभी लेकर नहीं चल सकते, इम्पॉसिबल होगा हमारे लिए। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी देखने को मिली। तो ये लिडिया पॉल ग्रीन जो है कहते हैं अनफेटेड पावर है, बिला रोक टोक जो है यूएसए के पास पावर है। इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए क्या किया, यहाँ पर ट्रंप ने बेसिकली ईरान के ऊपर अटैक किया। ईरान और इसने इजराइल और यूएसए ने मिलकर, क्योंकि ये वही चीज़ है कि वेनेजुला तो करीब था कि वहाँ पर रजीम चेंज हुई और उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर जो है ना हमारे अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, हमारे मातहत काम होना चाहिए। तो हो रहा है। डेल्सी रोड्रिगोज ने कहा भाई यूएसए के साथ हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कोऑपरेट कर लिया और मामला सॉर्ट आउट हो गया। तो अब जो है ना मामला यहाँ पर कुछ और देखने को मिल रहा है, ईरान का मामला। कभी तो यहाँ पर बोला जा रहा था न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अब 12 डे वॉर भी देखने को मिला 2025 के अंदर। कभी यहाँ पर बोला जा रहा है रजीम चेंज का बोला जा रहा है, अभी उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। फिर जो है कभी बोला जा रहा है ऑयल के ऊपर, कभी बोला जा रहा है यहाँ पर जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया। ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट आपको रिकॉल करने के लिए बता रहे हैं यहाँ पर। तो लिडिया पॉल ग्रीन यहाँ पर ये कहते हैं। सेकंड जो है ना ये पर ब्रेट स्टीफन 4 सिनेरियोज, ब्रेट स्टीफन जो है ना यहाँ पर 4 सिनेरियो बताते हैं। और ब्रेट स्टीफन बेसिकली एक कंजर्वेटिव एनालिस्ट है। वो ये क्या बात करते हैं इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। ये ब्रेट स्टीफन इंपोर्टेंट है एनालिस्ट, इनकी देखते हैं क्या बात करते हैं। डिबेट आउटकम्स फ्रॉम द ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। रजीम चेंज, सबसे पहले तो वो बात करते हैं कि यहाँ पर रजीम चेंज हो जानी चाहिए, जहां पर लोग उठें और प्रोटेस्ट करें और पूरा इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लें। अब रजीम चेंज आपको भी पता है, मैं 12 बता चुका कि रजीम चेंज ये नहीं है कि आप एक पॉलिटिकल लीडरशिप को यहाँ पर टॉपल करते हैं और रजीम चेंज हो जाती है। आपको पूरा जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पूरा सिस्टम को, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। देन जो जाकर जो है क्या हो सकता है, यहाँ पर रजीम चेंज हो सकती है। इसीलिए तो बार बार जो प्लान फर्स्ट, प्लान बी और प्लान सी अभी देखने को मिला, ठीक है। ये चीज भी है। तो अब यहाँ पर ब्रेट स्टीफन फर्स्ट क्या कहते हैं कि एक तो रजीम चेंज का प्रोटेस्ट करे और यहाँ पर पूरा कंट्रोल हासिल कर ले। दूसरा यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ हिस्सा जो है ईरान का वो कह ले कि हो सकता है कि यूएसए यहाँ पर कंट्रोल कर ले और बाकी जो है वो उनके पास ही रह जाए, ये चीज भी है। थर्ड उसने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो स्टेट है उसके अंदर बोले जा रहा है अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बेसिकली यहाँ पर तरमीम होनी चाहिए, जहां पर सिर्फ जो है वो कह लें कि ईरान जो है वो वेनेजुला की तरह क्या करे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूएसए की बात सुने। यहाँ पर जितना वेनेजुला के अंदर हुआ वही डेल्सी रोड्रिगोस की बात कर रहे थे काम, यहाँ पर जो पूरा अगर देखा जाए तो वही उसको जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब 303 बिलियन बैरल जो है तेल भी तो देखने को मिलता है ना, ऑयल, क्योंकि चाइना ऑलरेडी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था, आपका वेनेजुला ऑलरेडी सोशलिज्म है सारा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब ये पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एडवोकेट अग्रेसिव मिलिट्री एक्शंस द मोस्ट रियलिस्टिक पार्ट टू विक्ट्री। तो अगर देखा जाए तो जो हमें यहाँ पर ब्रेट स्टीफन जो कंजर्वेटिव एनालिस्ट देखने को मिल रहे हैं, उनका या तो यहाँ पर ईरान के ऊपर कंट्रोल हासिल कर ले या ईरान हमारे मातहत काम करे, यूएसए के मातहत काम करे। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली है। थर्ड यहाँ पर है थॉमस फ्रेडमैन, क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स नॉट बॉम्ब। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए। थर्ड नंबर पर क्या कहा गया है, यहाँ पर थॉमस फ्रेडमैन ने क्या कहा है कि यहाँ पर जो
अभी जो वॉर लगी हुई इसका क्या होना चाहिए, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो 90 मिलियंस यहाँ पर पॉपुलेशन में देखने को मिलती है ईरान के। उसके बाद अर्जिंग पॉलिटिकल सोल्यूशन एंड सजेस्टिंग नेतन्याहू मोटिव्स फॉर द प्रोलॉन्गिंग कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर जो है ये भी कहा जा रहा है, थॉमस फेरेडर ये भी कह रहे जा रहा है कि नेतन्याहू इस वॉर को इसलिए तवील रखना चाह रहा है या उसको तूल दे रहा है कि भाई वो जो उसके ऊपर करप्शन के जो चार्जेस हैं, जो बदनवानी के चार्जेस हैं, वो भी जो उसको फेस करना पड़ रहा है, कहीं वो तो नहीं है कि इसको इसलिए तो तूल दे रहा है या इसको तवील कर रहा है। तो ये भी यहाँ पर थॉमस फेरेडसन हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद लास्ट में रिजा जो असलान हमें देखने को मिल रहा है, इंडोरिंग हेरिटेज आर्ग्यूड डेमोक्रेसी कैन नॉट बी डिलीवर्ड बाय मिसाइल्स emphasizing Iran's deep historical continuity or collective identity that outlast external forces। तो डेमोक्रेसी जो है वो ऐसे ही नहीं यहाँ पर लाई जा सकती। अब यहाँ पर अगर बॉम्ब गिराए या मिसाइल से, बल्कि यहाँ पर डिप्लोमेटिक टॉक्स पे आना पड़ेगा, पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो ये सारी ये हमारे पास 4 जो थे ना यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, ये इंपोर्टेड थे जो इसका एनालिसिस कर रहे थे। अब एक और चीज भी है जो यूएसए के जो डिफेंस मिनिस्टर है हैक्सेथ पैट हैक्सेथ ही उनका नाम, तो वो भी यहाँ पर बड़ी कड़वी स्टेटमेंट हमें देते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हम ईरान को कमजोर हालत में जो है हमने अटैक किया और इसके ऊपर फर्दर जो हम अटैक बेसिकली करते रहेंगे और चीज़ों को जितनी देर तक ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हो जाते। तो अब ऑब्जेक्टिव्स की तो आपके सामने ही है। यहाँ पर जो लिंडसे ग्राहम क्या स्टेटमेंट दे रहे थे वो भी हम प्रीवियसली यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली ये जो था ना एक पूरा एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव था जो ईरान क्राइसिस को लेकर। अब बात करेंगे एजुकेशन इन एआई इरा। 6 पॉइंट्स हैं इनके अंदर, 6 पॉइंट्स को यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं पॉइंट्स यहां पर आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, देन 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट रहने वाला है वो है ऑब्सलीट कन्वेंशनल एजुकेशन। ठीक है, ओल्ड सिस्टम की बात की जा रही है, ट्रेडिशनल, ठीक है, आउटडेटेड सिलेबस की बात की जा रही है। सेकंड है हिस्टोरिकल शिफ्ट टू टेक्निकल फोकस। थर्ड हमारे पास है एआई एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ह्यूमन स्किल। उसके बाद है बियॉन्ड टेक्निकल नॉलेज। उसके बाद है एजुकेशन फॉर लाइफ नेविगेशन। और 6 नंबर हमारे पास क्या है, कल्टीवेटिंग ह्यूमन बीइंग्स। इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट रहेगा इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं, रीडिफाइनिंग एजुकेशन फॉर द एज ऑफ एआई। किस तरह इसको रीडिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहले यहां पर पॉइंट को समझे कि ऑब्सलीट कन्वेंशनल एजुकेशन, वही पुराने रवायती एजुकेशन यहां पर तालीम दी जा रही है अभी भी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में और स्कूल्स में। एक चीज तो यह है। अब देखिए, ट्रेडिशनल या फैक्ट बेस्ड यूनिवर्सिटी लर्निंग इज आउटडेटेड। अब वो चीजें यहां पर आउटडेटेड होती जा रही है क्योंकि यहां पर कौन से प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, यहां पर चैट जीपीटी। अब यहां पर देखें कि इजीली सरपास्ड बाय एआई, वास्ट नॉलेज बेस्ड। अब यहां पर जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर हमें लाइब्रेरी देखने को मिल रही है बुक्स की, तो अब इस तरह की तो हजारों लाखों आप कह सकते हैं कि यहां पर लाइब्रेरीज जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। तो अब देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या कर रही है, आगे भाग रही है, ओवरस्टेप कर रही है। और हम क्या है यहां पर आज भी वही ओल्ड यहां पर हम कह लें कि सिलेबस के ऊपर या आउटडेटेड सिलेबस पढ़ रहे हैं। वही हमारे पास ऑब्सलीट कन्वेंशनल एजुकेशन देखने को मिल रही है। तो उसके अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। हो क्या रहा है कि यहां पर एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाते बढ़ाते क्या हो रहा है, यहां पर क्वांटिटी बढ़ाते बढ़ाते क्या हो रहा है, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अब 2 ऐसे यहां पर पूछे गए आपके मेन एग्जाम के अंदर। एक आपका पूछा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। दूसरा ऐसे आपका पहले पूछा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ओवरस्टेप्ड फ्रॉम इट्स बाउंड्स, अपनी लिमिटेशंस क्रॉस कर चुका है। तो भाई लिमिटेशन क्रॉस करेगा ना जब आप यूनिवर्सिटीज के अंदर ओल्ड एजुकेशन को यहां पर अभी भी पढ़ा रहे हैं, और जबकि आपका चैट जीपीटी है, मिलियंस बुक्स कह लें, बिलियंस बुक्स कह लें कि वो आपका अंदर समेटे बैठा हुआ है। ठीक है, एक चीज तो यह है फर्स्ट। सेकंड क्या है, हिस्टोरिकल शिफ्ट टू टेक्निकल फोकस। यहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। रसल क्या कहता है कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। यहां पर एक ऐसे आया था आपका 2 टाइम आया था, 2 टाइम ऐसे, वो एक ही स्टेटमेंट है, मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन। क्या था यहां पर, मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन। एक तो 2021 के पेपर में आई थिंक आया था वो ऐसे का टॉपिक, और एक इससे पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर उसने क्या कहा था कि जो सही एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को यहां पर बढ़ाना इंसान के अंदर।
ठीक है, उसके एनालिटिकल अप्रोच को बढ़ाना, उसको इंटेलिजेंट बनाना, उसकी करेक्टर बिल्डिंग करना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? करेक्टर बिल्डिंग करना। लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, इन दोनों के बाद क्या हुआ कि जो आपकी एजुकेशन थी वो किसकी तरफ यहां पर शिफ्ट होगी, प्रायोरिटाइज किसको किया जाने लगा? साइंटिफिक और टेक्निकल एक्सपर्टीज। ठीक है, इसकी तरफ जो है वो सारे एजुकेशन सारी शिफ्ट होगी, जो क्या होने चाहिए, रादर देन जो है वो करेक्टर फॉर्मेशन। और अब क्या हो रहा है यहां पर? अ मॉडल नाउ चैलेंज्ड बाय एआई। और अब क्या आ गया यहां पर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है आपकी। अब जो रसल ने उस वक्त चीजें लिखी थी, देखने उसने तो बोला भाई करेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव को एनहांस करना चाहिए, इंटेलिजेंट एजुकेशन का पर्पस है इंटेलिजेंट बनाना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए ताकि मसाइल्स को इश्यूज को सॉल्व कर सके। और भी बहुत सारी अगर चीजें मुझसे स्किप हो रही है, लेकिन यह है कि जो जो आ रही है तो वो मैं आपको बताता जा रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आगे ओवरस्टेप कर रही है। अब इसको टैकल कैसे करना है, इसको कैसे डील किया जा सकता है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। यह तो है। थर्ड नंबर पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि एआई एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ह्यूमन स्किल्स। भाई कैसे अपॉर्चुनिटी है, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, अगर देखा जाए तो यूरोपियन कमीशन या लिस्बन काउंसिल की आप रिपोर्ट या आर्टिकल आप उठाकर देखें, पढ़ें कि उसने क्या कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हम डील कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखा जाए तो एजुकेशन की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि यहां पर आर्टिकल पढ़े कि यहां पर एक्सपर्ट जो है इंस्टीट्यूशंस के अंदर होने चाहिए इसके, ताकि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवाई जा सके, एथिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। तो हमेशा से ह्यूमन बीइंग्स को जो है इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे। ये बेसिकली यहां पर चीज कही जा रही है। अपॉर्चुनिटी फॉर ह्यूमन स्किल्स, एआई प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कल्टीवेट। अब देखें यहां पर अगर देखा जाए जो हमें यहां पर कैपेबिलिटीज जो है वो कह ले के कम होती नजर थी, यहां पर जो एआई जो है ना वो अपना रोल प्ले कर सकता है। तो वो रोल प्ले इस तरह कर सकता है कि जिस तरह चैट जीपीटी का इरा हमें देखने को मिल रहा है, तो उससे फायदा उठा सकता है। तो अपने फायदे के लिए क्या यहां पर जो उसकी स्किल्स है वो उसको लर्न करनी चाहिए कि इसको कैसे यूज किया जा सकता है, हम इसको अपने फायदे के लिए कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि एक आप स्किल्स को सीखना पड़ेगा। जैसे आप डिजिटल की बात कर रहे थे या फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं यहाँ पर, उसके बाद ई कॉमर्स की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्किल्स को सीखते हैं। ठीक है, तो जब स्किल्स को सीखेंगे तो आपके क्या होगा, आपके कंट्रोल में होगी वो चीजें। अब यहां पर एक और चीज अगर बात की जाए ना, अगर ये ना हो तो फिर क्या हो सकता है यहां पर, रादर देन फियरिंग ऑफ जॉब डिप्लेसमेंट। अब क्या है कि अब आपको जो है ना ये फियर, जो जॉब डिप्लेसमेंट वाला ये कहा जा रहा है कि आपको ये फियर खत्म करना पड़ेगा अगर आपके पास स्किल्स हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो फिर तो आपको ये जॉब डिप्लेसमेंट और ये चीजें टेंशन होनी नहीं चाहिए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है कि स्किल्स की तरफ लेकर आना चाहिए। तो यही बात कर रहे थे यहां पर यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन पार्लियामेंट जो यहां पर आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं ना, जो काम कर रहे हैं अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो वो वही कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो अब ये है कि एक अपॉर्चुनिटी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना चाहिए। ठीक है, कहीं पे जो भी यहाँ पर कह ले के ह्यूमन कैपेबिलिटीज हमें देखने को मिल रही है उनको इनहेंस किया जा सकता है स्किल्स के जरिए। ठीक है, तो अब ऑटोमेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं वो ऑटोमेशन करते हैं। तो ऑटोमेशन टूल कौन से यूज कर रहे हैं, एआई के कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके पास स्किल्स है, वो सीख रहे हैं और वो चीजों से वो जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं उसके ऊपर। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है बियॉन्ड टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, अब यह कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट डिग्री पढ़ाने से फायदा नहीं होगा। अब यह ना साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस और ये डिग्रीज पढ़ाई जा रही है यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो अब इससे फायदा नहीं होगा जितनी देर तक आपको प्रैक्टिकल जो है वो नहीं करवाए जाएंगे। यही चीज है बेसिकली, स्किल्स की बात ही कर लें आप। थ्योरेटिकल मसला यहां पर आ रहा है, थ्योरेटिकल जो यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाए जाते हैं, तो थ्योरेटिकल से हटकर जो है प्रैक्टिकल की तरफ आना पड़ेगा। एक चीज और भी है, हम बात करते थे इधर स्टेम एजुकेशन की, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स या जो है मैनेजमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। तो उसकी बात करते थे कि वो इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, लेकिन वो अभी तक देखने को नहीं मिला है ना। स्टेम एजुकेशन भी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें जो है यहाँ पर थ्योरेटिकल जो
नॉलेज है या थ्योरेटिकल एजुकेशन है उससे हटकर जो है हमें किसकी तरफ आना पड़ेगा, यहाँ पर प्रैक्टिकल की तरफ आना चाहिए ताकि क्या हो सके, एजुकेशन मस्ट फोस्टर करेज, इंटेग्रिटी, विजन एंड लीडरशिप क्वालिटीज एआई कैन नॉट रेप्लिकेट। तो यहां पर फिर ये क्वालिटीज है जो क्या कर सकती, यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट नहीं कर सकती, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिफ्थ नंबर पर क्या है, फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वो कहता है कि एजुकेशन फॉर लाइफ नेविगेशन, शिफ्ट फ्रॉम थ्योरेटिकल एनालिसिस टू प्रैक्टिकल जो है स्किल्स की तरफ आना पड़ेगा। कल्टीवेटिंग ह्यूमन बीइंग्स, द कोर टास्क इज टू फोस्टर रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी स्ट्रेंथ, कैपेसिटीज बियॉन्ड मशीन रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इतने यहां पर देखें, जितनी देर तक आप स्किल्स नहीं सीखेंगे, थ्योरेटिकल नॉलेज से हटकर जो है अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं लेकर आएंगे, उतनी देर तक बात नहीं बढ़ने वाली। फिर आपके अंदर एक फियर रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरस्टेप कर रही है, डेथ ऑफ क्रिएटिविटी हो रही है, फिर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो फिर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि यहां पर जो है वो कह लें कि एक तो स्किल्स होनी चाहिए, प्रैक्टिकल फॉर्म में लेकर आना चाहिए, इसके अंदर एथिक्स भी होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सारी चीजें यहाँ पर इंश्योर करवानी चाहिए। उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर एक्सपर्ट ग्रुप्स होने चाहिए इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन। अब बात करेंगे यहाँ पर अर्जेंटीना विदड्रॉ फ्रॉम हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखें, अब अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना जो है काफी क्लोज भी हमें नजर आता है यहाँ पर यूएसए के। तो इन्होंने क्या क्या किया, यूएसए ने ऑलरेडी अगर देखा जाए तो 60+ जो है ऑर्गेनाइजेशन से विदड्रॉ देखने को मिला, जिसमें से अगर देखा जाए तो 33 कहा जा रहा है कि यूएनओ के रिलेटेड है। क्या कहा जा रहा है, यूएनओ के रिलेटेड है, ये कहा जा रहा है। उसके बाद है यहाँ पर अगर देखा जाए फॉर्मलाइज्ड डिपार्चर की बात की जाए, अर्जेंटीना अंडर प्रेसिडेंट में जो हमें यहाँ पर मिलाए नजर आते हैं, वो क्या कहते हैं कि वो ऑफिशियली विदड्रॉ फ्रॉम द WHO मिररिंग अ प्रायर मूव बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जिस तरह पहले यूएसए ने यहाँ पर विदड्रॉ किया, इस तरह यहाँ पर जो है वो कह ले कि अर्जेंटीना भी यहाँ पर जो है विदड्रॉ करते हुए नजर आए। क्रिटिक ऑफ पेंडेमिक रिस्पांस की बात की जाए, गवर्नमेंट क्रिटिसाइज द WHO हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, क्वेश्चनिंग इट्स साइंटिफिक बेसिस। तो यहाँ पर जो कोविड-19 के अंदर ट्रीट किया गया था उसको यहाँ पर चैलेंज किया गया है, किसकी तरफ से, बेसिकली क्वेश्चन रेस किए गए हैं अर्जेंटीना की तरफ से। थर्ड क्या है, प्रिजर्विंग सॉवरेनिटी, वो कहता है भाई हम सॉवरेनिटी हमें प्रोटेक्ट करनी है। तो अर्जेंटीना एम्स टू मेंटेन इट्स डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एंड प्रमोट हेल्थ कोऑपरेशन थ्रू बायलैटरल एंड रीजनल एग्रीमेंट्स। एक चीज तो यह है, तो यहां पर हम कह सकते हैं मिनी लैटरलिज्म भी हम कह सकते हैं, देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल वर्सेस साइंस की बात की जाए तो फॉरेन मिनिस्टर क्वेरिनो हमें देखने को मिल रहा है, WHO रिकमेंडेशंस वर इनइफेक्टिव। क्या है यहां पर कहा जा रहा है, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इंटरेस्ट नॉट साइंस। अब यह चीज कही जा रही है, जो WHO की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी यहां पर रिकमेंडेशन दी गई वो यहां पर इनफेक्टिव थी अकॉर्डिंग टू अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कह रहा है कि ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट यहां पर देखने को मिले, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, यहां पर अर्जेंटीना से विदड्रॉ कर लिया। तो ये 4 पॉइंट्स है, आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम्पल देने के लिए, और एक केस स्टडी हमारे लिए आ गया कि इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट वोकैब की। वर्ड हमारे पास करेगा फ्लैंडरिंग। फ्लैंडरिंग मींस क्या होता है, स्ट्रगलिंग, हेल्पलेसली, मूविंग और एक्टिंग इन कंफ्यूजन और डिफिकल्टी। ठीक है, बेबसी की हालत में जिदोजहद करना, जब परेशान कुन सूरत हाल हो, जब हालात ठीक ना हो, परेशान कुन कह लें कि आप हालात होते तो उस वक्त इंसान जिदोजहद करता है, कोशिश करता है, जब उसकी कोई भी मदद करने वाला नहीं होता। तो अगर मीनिंग इसका लिया जाए, फ्लैंडरिंग मीन क्या होता है, स्ट्रगल करना। क्या होता है यहाँ पर सिनोनिम, स्ट्रगलिंग या स्टम्बलिंग आप इसको कह सकते हैं। एंटोनिम क्या बनेगा, ऑपोजिट मीनिंग, थ्राइविंग या सक्सीडिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट मींस क्या होता है, टू अवॉइड टेलिंग द ट्रूथ, टू स्पीक इन एन अवेसिव और मिसलीडिंग वे। ठीक है, बेसिकली बोला यह जा रहा है कि सच को बताने से बचना, भागना, कि सच ना ही बताना पड़े। ठीक है, तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, अवेड या इक्वेकेट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, बचकर निकल जाना, सच ना बताना पड़े। तो उल्टा मीनिंग क्या बनेगा, ऑपोजिट, बी ऑनेस्ट या क्लेरिफाई, चीजों को क्लियर करने वाला, जो वाजे तौर पर नजर आए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या, गैम्बल। गैम्बल मींस क्या था, टू टेक अ रिस्की एक्शन फॉर एक्शन होपिंग फॉर सक्सेस, टू रिस्क समथिंग वैल्यूएबल। ठीक है, कामयाब होने के लिए जब आप कोई खतरा मोल लेते हैं, ठीक है, तो रिस्क लेते हैं।
लेकिन इसका सिनोनिम क्या बनेगा, रिस्क या वेंचर। लेकिन उल्टा क्या बनेगा, इसका ऑपोजिट मीनिंग सिक्योर, सेफगार्ड, कोई महफूज रास्ता जो इख्तियार करने को बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एप्रोबेशन का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल अप्रूवल दे देना, कबूल कर लेना, ठीक है। प्रेज अ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ सपोर्ट, तो सिनोनिम क्या बनेगा, सिमिलर मीनिंग अप्रूवल या प्रेज। उल्टा मीनिंग क्या बनेगा, ऑपोजिट डिसअप्रूवल या क्रिटिसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, प्रिकेरियस। प्रिकेरियस मींस क्या होता है, नॉट सिक्योर, जो बिल्कुल महफूज ना हो। डेंजरसली अनस्टेबल और अनसर्टन, जो बिल्कुल गैर यकीनी हो, ठीक है। नुकसानदेह भी आप कह सकते हैं यहां पर इसको। अनस्टेबल जो बिल्कुल गैर मुस्तहकम होता है, और रिस्की भी आप इसको कह सकते हैं, जो खतरा होता है, ठीक है, खतरनाक को बोला जाता है। तो ये सिमिलर मीनिंग है। उल्टा क्या बनेगा, स्टेबल और सिक्योर, बिल्कुल महफूज या मुस्तहकम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मींस क्या होता है, डीपली अपसेट होना, बहुत ज्यादा परेशान कुन हालत में होना, ठीक है, परेशान होना। एंशियस आप बोल सकते हैं, या इमोशनली डिस्टर्ब आप बोल सकते हैं। तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, सिनोनिम डिस्ट्रेस्ड या एजिटेटेड आप इसको बोल सकते हैं। उल्टा एकदम शांत के साथ, काम या कंपोज्ड आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहने वाला है, तो मैंगल मीन क्या बनेगा, स्वेयरली डैमेज्ड और डिसफिगर्ड और मटिलेटेड को बोला जाता है, जिसके जो है सूरत हाल को बिगाड़ दिया गया हो, बिल्कुल तबाह हो चुका हो या तोड़ फोड़ हो चुकी हो, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं कि आप इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, क्रश्ड या रियून्ड, बिल्कुल तबाह हो चुका हो यहां पर। तो उल्टा मीनिंग क्या बनेगा, इंटैक्ट या प्रिजर्व्ड आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज मींस क्या होता है, टू बिकम वीक और सफर और डिक्लाइन स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जाना, जवाल पजीर हो जाना, कमजोर हो जाना यहाँ पर, ठीक है। इसको बोला जाता है टू रिमेन इन एन अनप्लेजेंट स्टेट, बिल्कुल नाखुशगवार हालत में होना। तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा इसका, सिनोनिम डिटोरिएट या डिक्लाइन, ठीक है। ऑपोजिट मीनिंग क्या है, फ्लरिश या प्रॉस्पर, ठीक है, फलना फूलना को बोला जाता है। टाइट रॉप। टाइट रॉप आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। टाइट रॉप का मतलब होता है ऐसी सूरत हाल हो जाती जब आप ये नहीं समझ रहा था कि मैं इस सूरत हाल को देखूं या इस सूरत हाल को देखूं, तो फिर आप क्या करते हैं कि बैलेंस अप्रोच के साथ चलते हैं, दोनों को इक्वली जो है ट्रीट करते हैं यहाँ पर। तो क्या, सिचुएशन रिक्वायरिंग केयरफुल बैलेंस, ठीक है, तवाज़न जो आप बरकरार रखते हैं यहाँ पर। हाई रिस्क वेयर आ मिस्टेक कैन बी डिजास्टर्स, ठीक है, तो लेकर आ सकते हैं। तो आप यहाँ सिमिलर मीनिंग क्या कह सकते हैं, बैलेंस या डेलिकेट सिचुएशन। तो उल्टा क्या बनेगा, स्टेबिलिटी या सर्टेनिटी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, इररेवोकेबली। इररेवोकेबली का मतलब होता है यहाँ पर इन अ वे दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और रिवर्स्ड और अनडन, ठीक है, ऐसी चीज जिसको चेंज ना किया जा सके, बिल्कुल परमानेंट हो, ठीक है, मुस्तकिल तौर पर हो, जिसके अंदर तब्दीली ना की जा सकती हो। तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा यहाँ पर, परमानेंटली आप कह सकते हैं, या इरिवर्सिबली, जिसको वापस ना किया जा सके। तो उल्टा क्या बनेगा, रिवर्सिबली या टेम्परेरीली भी आप इसको कह सकते हो। इररिवर्सिबली का मतलब समझ में आ गया कि इसको क्या बोला जाता है, बेसिकली जिसके अंदर तब्दीली ना की जा सकती हो। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, ब्लफ। ब्लफ मींस क्या होता है, टू डिसीव बाय प्रिटेंडिंग कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ, ठीक है, इतना मजबूती और कॉन्फिडेंस के साथ किसी को धोखे देने को बोला जाता है। तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या था, डिसीव, धोखा देना, प्रिटेंड, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, बी ट्रुथफुल या रिवील को बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है श्राउडेड। श्राउडेड मींस क्या होता है, कवर्ड, हिडन, ऑब्सक्योर्ड फ्रॉम व्यू और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जो बिल्कुल गैर वाजे हो, जो ढका हुआ हो, जिसको देखा ना जा सकता हो, ठीक है, जो वाजे ना हो, क्लियर ना हो। तो यहां पर कह सकते हैं कि छुपा हुआ को बोला जाता है। तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा इसका, कंसील्ड को बोला जाता है, वेल्ड को भी बोल सकते हैं आप। उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट, एक्सपोज्ड, रिवील कर देना, ठीक है, जाहिर कर देने को बोला जाता है। ये वर्ड भी काफी जो है यूज होता है, ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं। इन एन एक्सट्रीम और सिवियर, शदीद तौर पर बोला जाता है इसको, ठीक है, इन्वॉल्विंग सडन और सीरियस चेंज, ठीक है। सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, सिवियरली या रेडिकली बोल सकते हैं। उल्टा ऑपोजिटली मीनिंग क्या बनेगा, बिल्कुल है, स्लाइटली, ग्रेजुअली आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अनफेटेड। अनफेटेड मीन्स होता है नॉट रिस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल्ड, फ्री फ्रॉम लिमिटेशन, बिल्कुल आजाद होना, कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना होना, कोई रुकावटें ना होना को बोला जाता है। फ्री सिमिलर मीनिंग बनेगा अनरिस्ट्रिक्टेड, आप इसको बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, रिस्ट्रिक्टेड, जिसके ऊपर कंट्रोल होता है, लिमिटेशंस होती है जिस पर। नेक्स्ट वर्ड सेकंड लास्ट हमारे पास क्या है, ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल मींस क्या होता है, अपेयरिंग टू बी ट्रू, जाहिरी तौर पर सच नजर आना, बट पॉसिबली नॉट रियल, लेकिन हकीकत में जो है वो हकीकत में पॉसिबल ना होना, मुमकिन ना होना। आउटवर्डली या शोन आप कह सकते हैं, जाहिरी तौर पर। अपेरेंट इसका सिमिलर मीनिंग बनेगा, सपोज्ड बनेगा।
उल्टा क्या बनेगा ऑपोजिट, रियल और जेन्युइन आप इसको बोल सकते हैं। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है, इम्पेरल्ड मीन्स क्या होता है, इम्पेरल्ड मीन पुट एट रिस्क और इन डेंजर, खतरे में डाल देना, ठीक है, बोला जाता है। इन डेंजर्ड और थ्रेटेड आप कह सकते हैं, सिमिलर मीनिंग। उल्टा ऑपोजिट क्या बनेगा, सेफ या प्रोटेक्टेड। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।